वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की। तो क्लास 11th की बात करेंगे, आर्ट्स और ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 5 और खनिज और सेल के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? खनिज एवं या और सेल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सेल के प्रकार पढ़े थे, मुख्य रूप से 3 प्रकार, और उसमें हमने शुरुआत की थी सबसे पहले आग्नेय सेलों की। जो आग्नेय सेल है या चट्टान है उनकी बात की थी, उनकी शुरुआत की थी, और इसके अंतर्गत हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज इसी को आगे बढ़ाते हैं वापस। मैंने बताया कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा और जो लावा है वो उनसे ये चट्टानें निर्मित होती हैं, आग्नेय चट्टानें। और इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि जब मैग्मा ऊपर आ जाता है तो ठंडा होने के बाद में इस प्रकार की सेलों का निर्माण करता है, और इस प्रकार की सतह के ऊपर इस प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें आग्नेय सेलों का वर्गीकरण है तो वो उनकी बनावट पर निर्भर करता है कि भाई इनकी बनावट किस प्रकार है, उसके आधार पर हम इसके अलग अलग वर्गीकरण करते हैं सेल के। आग्नेय सेल के अगर वर्गीकरण की बात करें तो इसकी बनावट के आधार पर किया जाता है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार और व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है इसकी बनावट। आग्नेय सेल की जो बनावट है वो 2-3 चीज़ों पर निर्भर करती हैं। अगर हम बात करें वो चीज़ कौन कौन सी हैं, तो जो आग्नेय सेल है उनके कण किस प्रकार के हैं, उन कणों की बात करें तो उनका आकार किस प्रकार का है। ठीक है, इसके अलावा वो कण किस जगह पर व्यवस्थित रूप से जमे हुए हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है। इन चीज़ों पर इसकी बनावट, किसकी, आग्नेय सेल की या चट्टान की बनावट निर्भर करती है, और इसके वर्गीकरण भी इसकी बनावट पर निर्भर करता है। यदि पिघले हुए पदार्थ की भौतिक अवस्था पर अगर हम देखें तो जो सेलें हैं, मैंने आपको बताया कि पिघली हुई जो पदार्थ हैं वो उसकी भौतिक अवस्था किस प्रकार की होगी, और ठंडा जो पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था किस प्रकार की होगी। एक बात ध्यान रखना कि जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो आकार है उसमें मैंने सबसे पहली बात बताई है कि जो पदार्थ हैं पिघले हुए वो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वो पदार्थ ठंडे होते हैं, और अगर वो इस प्रकार के ठंडे होते हैं तो उनकी खनिज के जो कण हैं वो पर्याप्त मात्रा में बड़े होंगे। ठीक है, लेकिन सतह पर जो बात करें तो सतह पर आकस्मिक शीतलता के कारण से ये टूट जाते हैं, चिकने बन जाते हैं, और शीतलता की वजह से हम देख सकते हैं कि जो आग्नेय सेल है उनके जो कण हैं वो फिर मध्यम, या कह सकते हैं कि मध्यम आकार के कण पाए जाते हैं धरातल के ऊपर। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि मध्यम आकार के ऊपर और ज़मीन के अंदर इनका जो आकार है कणों का वो बड़ा होता है। तो ये कण के आधार पर हम इसकी बनावट देखी है। ठीक है, मतलब ये वहाँ की हम इसकी जो भौतिक अवस्था पढ़ रहे हैं वो कणों के आधार पर निर्भर करते हैं। अगर आपको ये बता दिया जाए कि पिघले हुए जो पदार्थ हैं वो धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं, ठीक है, तो अगर धीरे धीरे गहराई तक ठंडे हो जाते हैं तो वो जो खनिज कण हैं वो क्या होंगे, पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे इस बात को आप ऐसे समझेंगे कि भाई यहाँ से ज़मीन से मैग्मा निकला और
थोड़ा यहाँ निकला और यहाँ पर ठंडा हो गया। ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि यहाँ से मैग्मा बाहर निकला, गर्म हुआ, ऊपर गया और एक यहाँ ठंडा हो गया। एक बार फिर ऐसा हुआ कि यहाँ से बाहर गया और यहाँ पर वो ठंडा हो गया। अब सुनो, एक परत, दो परत, तीन परत, अलग अलग परतें बन गई। अब देखो, ऊपर जो परत बनी है, ऊपर जो चट्टानें बनी हैं, उसके कण देखे और यहाँ जो चट्टान बनी है इसके कण देखे तो दोनों में क्या है, विभिन्नता होगी, दोनों में अलग अलग बनावट होगी। तो मैंने आपको यही बताया है कि जैसे ज़मीन में जाएंगे तो जो ये पदार्थ हैं इनके कणों की आकार देखे तो कण कैसे होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, और ऊपर वाले जो कण हैं वो अचानक ठंडे हो जाते हैं क्योंकि ऊपर सतह ज़्यादा होती हैं। शीतलता की वजह से इनके कण मध्यम आकार के होंगे और चिकने होंगे। क्या होंगे? चिकने कण होंगे, मध्यम आकार के होंगे, बल्कि यहाँ नीचे वाले क्या होंगे, इस कण बड़े होंगे। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ऐसे कौन कौन से आग्नेय चट्टानों में पदार्थ हैं, खनिज हैं जो पाए जाते हैं, तो बात करेंगे हम दो तीन खनिजों की। जैसे ग्रेनाइट भी ध्यान रखना कि आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सा? ग्रेनाइट। गैब्रो जो खनिज है वो भी इसी आग्नेय में। पेग्मेटाइट जो खनिज है वो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। कौन सा? पेग्मेटाइट। तो ग्रेनाइट बताया मैंने, गैब्रो बताया और पेग्मेटाइट बताया। ठीक है, इसके अलावा जो बेसाल्ट हैं, बेसाल्ट की बात करें तो वो भी एक तरह से आग्नेय शैल द्वारा निर्मित है। इसके अलावा जो ज्वालामुखी ब्रेसिया है, ज्वालामुखी ब्रेसिया, ध्यान रखना है कि इसका निर्माण भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो सेल हैं वो इस सब के आग्नेय सेल के उदाहरण हैं। जो ज्वालामुखी ब्रेसिया है वो आग्नेय सेल के द्वारा ही निर्मित होता है। इसके अलावा टफ हैं, टफ ही जो है वो सेल हैं और वो भी एक प्रकार की सेल है जिसका निर्माण आग्नेय सेल से होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आग्नेय सेल के बाद में जो सेल आती है 2 नंबर, वो आती है अवसादी सेल या अवसादी चट्टान। ठीक है, उसकी बात करते हैं, अवसादी सेल या चट्टान की। अगर अवसादी सेल या चट्टान की बात करो तो इस शब्द की जो उत्पत्ति है अवसादी शब्द की, जिसको इंग्लिश में सेडिमेंट्री कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री कहते हैं। और सेडिमेंट्री जो शब्द है वो लैटिन भाषा का बना हुआ है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का। और लैटिन भाषा का जो शब्द है उस शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, उस शब्द का निर्माण हुआ है। लैटिन भाषा का जो शब्द है वो शब्द हैं सेडिमेंटस। सेडिमेंटस मतलब ये हुआ कि सेडिमेंटस शब्द से ये शब्द बना है सेडिमेंट्री, जिसका मतलब होता है अवसादी सेल। ठीक है, तो सेडिमेंटल जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है, वो सेडिमेंटल से सेडिमेंट्री शब्द बना है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है अवसादी चट्टानें। अगर इस शब्द के अलग पूरे शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सेडिमेंटल का मतलब होता है व्यवस्थित होना। क्या होना? व्यवस्थित होना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि ये किस शब्द से, किस लैटिन शब्द से बना हुआ है अवसादी शब्द। तो इसका मतलब क्या होता है? तो व्यवस्थित होना। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह की जो सेल है जिसमें आग्नेय है, अवसादी है और कायांतरित है, ये जो क्या है कि वो कभी कभी बिखरने की वजह से, अपक्षयकारी कारकों की वजह से, इनके बात करें तो इनके आकार में अलग अलग विखंड होता जाता है, टूटते जाते हैं। तो ये जो सेलें हैं इनमें कभी कभार क्या होता है, विखंडन होता है। विखंडन का मतलब होता है कि टूटना। तो विखंडन या
विकृत हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो विखंडन होने की वजह से, टूटने की वजह से इन सेलों का निर्माण होता है, अवसादी सेलों का। किस प्रकार से अभी हम समझेंगे। तो मैंने बताया कि जो अलग अलग आकार के टुकड़ों में बढ़ जाते हैं इस प्रकार की सेलें, जो आग्नेय हो या अवसादी हो या कायांतरित हो, ठीक है, किसकी वजह से? अपक्षयकारी कारकों की वजह से। ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं, उनकी वजह से। तो जो अलग अलग टुकड़े बने हैं, जो उपखंड बने हैं, उन ऐसे जो उपखंड हैं वो क्या है कि बाहर के जो कारक हैं उनकी वजह से इनमें संवहन होता है, इनमें निक्षेप होता है। क्या होता है? इनमें संवहन और निक्षेप होता है। तो मैंने आपको बताया कि आग्नेय और अवसादी, इसके अलावा कायांतित चट्टानें हैं, वो अपक्षयकारी कारकों की वजह से, ऐसे कारक जो कुछ चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं, विखंडन करने का काम करते हैं, उनकी वजह से जब इनके छोटे छोटे उपखंड बन जाते हैं तो क्या होता है कि बाहर के कुछ ऐसे बल, ऐसे कारक इन पर लागू होते हैं वो, कि जिससे इनका संवहन और धीरे धीरे इनका निक्षेप होता जाता है। फिर मैंने बात की है कि सघनता के द्वारा ये सिंचित पदार्थ सेल में धीरे धीरे परिणत हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये जो धीरे धीरे संवहन और जो निक्षेप बने हैं उपखंडों के, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? सघन होते जाते हैं, किसी सेल में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है। और यह प्रक्रिया जो जोड़ने की है वो कहलाती है शिलीभवन। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिलीभवन कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया? जब ये जो संवहन और जो निक्षेप है उपखंडों का, जो संवहन और निक्षेप जो हुआ है बाहर के कुछ कारकों की वजह से, बहिर्जनित कारकों की वजह से, बाहर के बलों की वजह से, तो वो जो धीरे धीरे निक्षेप है, जो संवहन है, वो आपस में सघनता से जुड़े रहते हैं और सघनता की वजह से सेल में मिल जाते हैं। जब ये मिलने की जो प्रक्रिया है पूरे सेल के साथ में, इसको बोलते हैं शिलीभवन। ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोले तो लिथिफिकेशन भी कहते हैं। शिलीभवन को क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के कारण अपनी विशेषताएं बनाए रखती है। अलग अलग, सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसी कारणवश बालुकाश्म सेल जैसी अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक चीज़ें सतह होती हैं, क्योंकि धीरे धीरे निक्षेप जमता जाता है, फिर जमता जाता है, फिर जमता जाता है। तो इनके बीच में अलग अलग जीवाश्म के रूप में, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें कुछ अलग अलग प्रकार की सांद्रता, अलग अलग परतों के रूप में, सतह के रूप में ये अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब धीरे धीरे चट्टानें आपस में ऐसे जुड़ती जाएगी, परतें बनाई जाती गई, तो बाहर से आकर टूटने की वजह से जमती गई चट्टानों के बीच में, तो अलग अलग परतें बनेगी। अगर बात करें निर्माण पद्धति के आधार पर, तो अवसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूह में होता है। कितने समूह में? 3 समूह में होता है। ठीक है। 3 समूह में होता है। 3 समूह की बात करें तो एक तो है यांत्रिकी रूप से निर्मित, यांत्रिकी रूप से निर्मित। अब यांत्रिकी रूप से जो निर्मित प्रमुख रूप से सेल हैं, अवसादी सेल के जो प्रकार हैं, वो तो एक तो ये हैं बालुकाश्म, एक है पिंडशाला, एक है चूना पत्थर। ठीक है। इसके अलावा देखें तो सेल जो हैं विमृदा हैं, ये सब क्या हैं? यांत्रिक रूप से निर्मित इस अवसादी सेल के प्रकार हैं। यांत्रिक निर्मित का रूप मतलब ये हुआ कि जो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बालू जमी है, मिट्टी जमी है, जिसे परतें धीरे बनती गई है किसी अलग बल के द्वारा, बाहर के बल की वजह से,
तो वो ध्यान रखना है कि इस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है, इस प्रकार के समूह का निर्माण होता है। दूसरा होता है कार्बनिक रूप से निर्मित। कार्बनिक रूप से निर्मित। कार्बनिक रूप से निर्मित की बात करें तो इसमें कार्बन के रूप अलग अलग रूपों से निर्मित होती है और सारी चट्टानें। बात करें इसमें कौन कौन से प्रमुख समूह हैं तो थोड़ा बहुत याद करेंगे। एक तो हैं गिजराइट, क्या है गिजराइट, फिर खडिया, उसके बाद में चूना पत्थर भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कोयला है वो सब इसमें शामिल हैं जो कार्बनिक रूप से निर्मित हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तीसरा जो समूह है, दो तो ये हो गए, तीसरा होता है रासायनिक रूप से निर्मित। रासायनिक रूप से निर्मित। रासायनिक रूप से निर्मित देखें तो कौन कौन से उदाहरण शामिल हैं, तो जो श्रृंग पत्थर है, पाउडर बनाने वाले जो पत्थर हैं, या जो प्रस्तर हैं वो इसमें शामिल हैं। चूना पत्थर भी इसमें शामिल हैं। जो हैलाइट है वो भी इसमें शामिल हैं। और जो पोटास है ये ऐसे हैं जो रासायनिक रूप से निर्मित हैं, ठीक है, अवसादी सेलों के अंतर्गत। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब 3 नंबर जो चट्टान है वो है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान या सेल। कायांतरित का मतलब होता है स्वरूप में परिवर्तन, बदलाव, इसके रूप में परिवर्तन। कायांतरित का मतलब होता है काया में अंतर, रूप में अंतर, स्वरूप में परिवर्तन। तो कायांतरित का मतलब होता है स्वरूप में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन। किसका मतलब होता है? कायांतरित सेल का। अब क्या होता है कि दाब हो या आयतन हो या तापमान हो, इनकी वजह से कुछ प्रक्रिया होती हैं, परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया होती हैं। कौन सी? परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया होती है। और इन परिवर्तन होने की वजह से इस प्रकार की सेलों का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो दाब, आयतन और तापमान से परिवर्तन होती है, जो इनके परिवर्तन होने से ज़मीन में इनकी वजह से सेलें जो परिवर्तित होकर नए रूप में आती हैं, वो जो सेलें होती हैं वो कायांतरित सेलें होती हैं, चट्टानें होती हैं। क्या क्या बताया मैंने? एक तो दाब बताया है, एक होता है आयतन और एक होता है तापमान, ठीक है। जब ज़मीन के अंदर जो विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेल निचले स्तर की और बलपूर्वक खिसक जाती हैं, तो अपृष्ठ रूप से या भूपृष्ठ से उठना पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों से संपर्क में आ जाता है। जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों से निर्मित संपर्क में आ जाता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। हमने सेल के बारे में पढ़ा है कि जब एक सेल है और दो सेल हैं, ऊपर दाब, तापमान और आयतन की वजह से निचले सेल पर क्या है? दाब पड़ता है और इसका स्वरूप बदलता रहता है। इसका स्वरूप बदलने की वजह से इस प्रकार के सेल का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है, ध्यान रखना है आपको। कब? जब ऊपर से दाब या आयतन या तापमान बढ़ता है और निचले वाले चट्टान पर दाब जब ज़्यादा पड़ता है तो कायांतरित होती हैं, चट्टान बदलती हैं। जब कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें संकित या समेकित सेलों में पुनर्क्रिस्टीकरण होता है। वास्तविक सेलों में ये पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं,
इसमें क्या होता है कि दाब की वजह से कुछ पदार्थों में परिवर्तन होता है और इस प्रकार से एक नई सेल का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना है आपको। या देखें तो बिना किसी विशेष यांत्रिकी परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण जो वास्तविक सेलें हैं उनमें देखें तो वास्तविक सेलों में यांत्रिकी विभेदन एवं उनका पुनर्संगठन होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। तो एक बात ये भी है कि जब सेल टूट जाती हैं या दबाव की वजह से पिस जाती हैं, घिसक जाती हैं, तो एक क्रिया के माध्यम से एक यांत्रिकी रूप हिलने की वजह से, गति करने की वजह से ये जो संगठित होती हैं इस प्रकार के सेल का या सेलों में जो परिवर्तन होता है उसे गतिशील कायांतरित कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसमें कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है। किसकी वजह से? उसमें कायांतरण की वजह से। और फिर क्रिस्टलीकरण का निर्माण होता है। और तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उसमें कायांतरण की वजह से सेलों में रासायनिक परिवर्तन भी होता है। तो उसमें कायांतरण के दो प्रकार होते हैं। किसके? उसमें कायांतरण के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है संपर्क कायांतरण और दूसरा होता है पारदर्शिक कायांतरण। संपर्क जो कायांतरण है या संपर्क जो रूपांतर है, इसमें सेलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं। तो जो सेलें हैं अगर वो किसी लावा के संपर्क में आती है या मैग्मा के संपर्क में आती हैं तो इस प्रकार की जो सेलें होती हैं वो संपर्क वाली हैं, उसमें कायांतरण वाली चट्टानें हैं। और उच्च तापमान में सेल के पदार्थ का पुनर्क्रिस्टलीकरण होता है। जब ज़्यादा ताप बढ़ जाता है तो सेल का क्रिस्टलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिस्टलीकरण। और इस प्रकार से सेलों का नया पदार्थ या नया सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो लावा और मैग्मा के योग से नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, नई चीज़ें बनती हैं। तो ये बात होगी संपर्क आने की वजह से, ज़मीन के अंदर मैग्मा और लावा की वजह से। पारदर्शिक कायांतरण की बात करें तो उच्च तापमान, दबाव और इन दोनों की वजह से सेल के अंदर जब विवर्तनिक दबाव हो जाता है तो सेलों के अंदर क्या होती हैं कि विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और उसकी वजह से इनमें वापस क्रिस्टलीकरण उत्पन्न होता है और सेलों का निर्माण होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो मैंने बताया कि उच्च तापमान की वजह से और दबाव की वजह से, इन दोनों की वजह से, या तो विवर्तनिक दबाव के कारण चट्टानें हैं वो जब हिलती रहती हैं तो विवर्तनिक दबाव की वजह से आपको ध्यान रखना है कि इनका क्रिस्टलीकरण होता है और जिससे सेलों का निर्माण होता है। जब ये कायांतरित होती हैं तो इस प्रक्रिया में जो सेल के जो कुछ कण हैं, जो खनिज सतह हैं या जो रेखीय रूप है वो व्यवस्थित हो जाते हैं। और कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को, जो मैं अगर बात करूँ तो उसको पत्रण या रेखांकन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पत्रण या रेखांकन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को, कौन सी व्यवस्था को? कि जब कायांतर की प्रक्रिया में सेल के जो कुछ कण हैं या जो खनिज सतह है वो या जो रेखाएं के रूप हैं वो व्यवस्थित हो जाती हैं। तो वो एक ध्यान रखना है कि व्यवस्थित होने के बाद में इसको हम रेखांकन या पत्रण कहते हैं, फॉलिएशन भी कहते हैं। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि खनिज या जो अलग अलग समूह के कण हैं उन पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के और गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी उसकी विशेषता है जिसकी हमने विशेषताओं की बात की है। तो आराम से इसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। किताब आपके पास में है तो किताब से इस टॉपिक को 2-3 बार पढ़ना है, 2-3 बार वीडियो को देखना है ताकि बिल्कुल 100% आपको समझ में आ जाए और साथ में याद भी रह सके। ठीक है।